अब तक की कहानी को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर चैनल पर अपलोडेड वीडियो बीजू का भाग 1 देखना बिल्कुल न भूलें। वो वापस आ गया जीजी, वो वापस आ गया, लेकिन उसे तो तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया था, तो फिर वहाँ आजाद कैसे हो गया? आप क्या बोल रही हो माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कौन वापस आ गया है? पल्लवी को क्या हो रहा है? बेटा, ये बात बहुत पुरानी है। जब तेरी बुआ की शादी होने वाली थी तो गांव का एक लड़का संजीव हमारे घर आया। वो 1 नंबर का आवारा लड़का था और तेरी बुआ से शादी करना चाहता था। वह पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गया। जब सीधे तरीके से काम नहीं बना तो तेरी बुआ को पाने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन तंत्र मंत्र में चूक हो गई और वो मारा गया। मरने के बाद भी उसने तेरी बुआ का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा का साया तेरी बुआ पर मंडराता रहा और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते तेरी बुआ चल बसी। वो तेरी बुआ को अपने साथ ले गया। वो तेरी बुआ की आत्मा को अपने साथ कैद करके रखना चाहता था, लेकिन तांत्रिक बाबा की शक्ति से हमने तेरी बुआ को मुक्त करा दिया और संजीव की आत्मा को खेत में बने कमरे में रखे पुरानी बेजुका में कैद कर दिया और वहां पर ताला लगाकर उस पर अभिमंत्रित धागों को बांध दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहां से आजाद कैसे हो गया। अपनी माँ की बातें सुनकर जतिन के होश उड़ गए। ये सब मेरी गलती है माँ। मैं और पल्लवी सुबह खेत में तुम्हें बिना बताए चले गए थे और बारिश आई तो हम उसी कमरे में चले गए। मैंने ताला तोड़कर वो अभिमंत्रित धागे वहां से हटा दिए थे और उस कमरे में जाते ही पल्लवी की तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे लगा कि नॉर्मल तबीयत खराब होगी। मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होगा। ये तूने क्या किया बेटा? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो वो बहू को ले जाएगा और इसके बाद एक एक करके हम सबको मार देगा। सुनीता का इतना कहना था और उनके दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। कोई उनके दरवाजे को खटखटा रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सब डर से सहम गए। कोई भी दरवाजा मत खोलना, लगता है वही बीजू का छलावा बनकर आया है। तभी बाहर की तरफ से आवाज आई, दरवाजा खोलो सुनीता बहन, दरवाजा खोलो। अरे ये तो तांत्रिक बाबा की आवाज है। तुम सब अंदर कमरे में ही रहना। गीता, मुझे ये गंगा जल की शीशी दे दो, मैं जाकर दरवाजा खोल कर आती हूँ। सुनीता ने अपनी रक्षा के लिए गंगा जल को अपने हाथ में ले लिया ताकि अगर संजीव की आत्मा छलावा बनकर तांत्रिक बाबा की आवाज में बात कर रही हो तो वो उस पर गंगा जल का छिड़काव कर सके। लेकिन जैसे ही सुनीता ने दरवाजा खोला तो सामने तांत्रिक बाबा ही खड़े थे, काले वस्त्र धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला और कानों में रुद्राक्ष के कुंडल पहने और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई अभिमंत्रित विभूति को घर की चौखट पर छिड़क दिया और घर के अंदर आकर दरवाजे को बंद करके सीधा उस कमरे में गए जहाँ पर सब लोग थे। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। जब मैं आज ध्यान में बैठा था तो मैंने देखा कि उस राक्षस की आत्मा आजाद हो गई है और वो तुम्हारे परिवार पर अपनी काली नजर गड़ाए हुए है। तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बाबा। उसने मेरी पत्नी के शरीर में प्रवेश किया। वो गीता मौसी ने पल्लवी पर गंगाजल का छिड़काव किया, तब जाकर वो सामान्य हुई। वो हमें धमकी देकर गया है बाबा कि पल्लवी को अपने साथ लेकर जाएगा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी पल्लवी को बचा लीजिए बाबा। तुम डरो मत बेटा, बहुरानी को कुछ नहीं होगा। मैं घर को मंत्रों से अभिमंत्रित कर दूंगा तो वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें इतने में संतुष्ट नहीं होना, हमें उसे खत्म करना होगा। लेकिन कैसे बाबा? जब हम पहले उसे खत्म नहीं कर पाए तो अब कैसे कर पाएंगे? सुनीता बहन, उसका खात्मा केवल इस घर का वंशज कर सकता है, लेकिन केवल पुरुष। जिस समय वो तुम्हारी नंद पर हावी हुआ, यदि उस समय तुम्हारे पति जिंदा होते तो वो उसका खात्मा कर सकते थे, लेकिन वो जीवित नहीं थे, इसलिए मैं उसका अंत नहीं कर पाया और उसे बेजुका में कैद कर दिया। लेकिन अब जतिन इस घर का वंशज है और वही है जो इसका अंत कर सकता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माना कि मैं इस घर का वंशज हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा का सामना कैसे कर सकता हूँ?
बेटा, उसने जिस तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था, उसके अनुसार जिस व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है, उसके परिवार का वंशज ही उसकी आत्मा का अंत कर सकता है। तुम्हारी बुआ की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसका परिवार अभी भी यही था। यदि उसका विवाह हो चुका होता तो हमें उसके ससुराल में उसके पति या फिर उसके बेटे से उसका अंत करवाना पड़ता। लेकिन अभी उसके वंशज तुम हो, इसलिए तुम्हें ही संजीव की आत्मा का अंत करना होगा। लेकिन कैसे बाबा? जतिन के ऐसा पूछने पर तांत्रिक बाबा ने इस बार उसे संजीव की आत्मा को खत्म करने का तरीका बताया। 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। तांत्रिक बाबा ने घर के किसी भी सदस्य को किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी घर से निकलने को मना किया था, इसलिए 3 दिन तक सब लोग घर में ही रहे। अमावस्या की रात लगभग 10 बजे जतिन घर से बाहर निकला। तांत्रिक बाबा ने घर को अभिमंत्रित विभूति से सुरक्षित किया हुआ था, इसलिए संजीव की आत्मा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन वो अभी भी घर के पीछे बिजुका के रूप में खड़ा हुआ था। जतिन जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा सीधा चलता रहा। तभी उसके पीछे से कदमों की आने वाली आवाज तेज हो गई। तुमने आज की रात अपने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती की है जतिन, लेकिन अब अपनी गलती का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसकी आवाज सुनकर जतिन बुरी तरह डर गया और पीछे देखे बिना ही बहुत तेज भागने लगा। वो भागते भागते खेत में जा पहुंचा। तभी बिजुका बहुत तेजी से भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपनी गर्दन को मरोड़ता हुआ धीमे धीमे कदमों से जतिन की ओर बढ़ने लगा। जतिन ने खेत से मिट्टी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी और उसकी आंखें बंद हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, और तुझे मारने के बाद मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। जतिन फिर से वहां से भागने लगा। तभी वो बिजुका भी खेत में उसके पीछे पीछे भागने लगा और उसने जतिन का पैर पकड़कर खींच लिया और जतिन वहीं पर गिर पड़ा। उसने जतिन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। जतिन का दम घुटने लगा। कहा था ना मैंने, आज कोई तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। मैं तो बस आशा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसमें इतना अहंकार था कि उसने मेरी बात ही नहीं मानी और अपने घर वालों से मेरी शिकायत लगा दी। मैं फिर भी पीछे नहीं हटा। मैंने बोला कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन उसे तो कोई और ही पसंद था जिसे उसके घर वालों ने उसके लिए चुना था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे उसे अपना बनाना था। उसकी वजह से मेरी जान गई तो मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, मार डाला उसे भी ताकि वो मेरे साथ रहे। पर उस तांत्रिक ने उसकी आत्मा को आजाद करवा दिया और मैं अकेला हो गया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरी माँ को मारूंगा, उसके बाद तेरी पत्नी को मारकर उसकी आत्माओं को अपने साथ रखूंगा। तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। बिजुका की ये बातें सुनकर जतिन का खून खौल उठा। बिजुका ने बहुत मजबूती से जतिन के गले को पकड़ा हुआ था। जय बजरंग बली। जतिन ने जैसे ही भगवान का नाम लिया तो बिजुका की पकड़ कमजोर हो गई और जतिन उसे धक्का देकर वहां से भागने लगा। बिजुका भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तू चाहे कितनी भी दूर तक भाग ले, लेकिन आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। जतिन हाफते हुए भागता रहा और उसी कमरे के अंदर पहुंच गया जहां पर बिजुका को कैद करके रखा गया था। बेवकूफ, छिपने के लिए तू आया भी तो कहां पर? अब तो मैं तुझे यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। उसके इतना कहते ही तांत्रिक बाबा ने उस पर अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया और उस बिजुका को अभिमंत्रित धागे से बांधने लगे। तभी जतिन भी उठकर आया और उसने तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर उस अभिमंत्रित धागे से बांध दिया।
तांत्रिक बाबा पहले से ही वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने ही जतिन को बिजुका को वहां पर लाने के लिए कहा था। इसलिए जतिन उसे वहां पर ले आया और उसके शरीर को तांत्रिक बाबा और जतिन ने मिलकर अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जतिन, मैंने तुम्हें जो कहा था तुम्हें याद है ना? जी बाबा। जतिन ने अभिमंत्रित धागों से लिपटे बिजुका को धक्का दिया और तांत्रिक बाबा के साथ जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर दिया। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ धागों को अभिमंत्रित करके दरवाजे पर बांध दिया। जतिन ने उस कमरे के चारों तरफ मिट्टी तेल छिड़क दिया और उस कमरे को आग लगा दी और देखते ही देखते वो कमरा जलकर राख हो गया और उसके साथ ही बिजुका और संजीव की आत्मा भी हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अगर आप न होते तो न जाने क्या होता बाबा। इस दुनिया में अधर्म कभी नहीं जीत सकता। वो कुछ समय के लिए खुद को जीता हुआ समझ सकता है, किंतु अंत में उसकी हार होनी निश्चित है। अब संजीव की आत्मा उस बिजुका के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। ये बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और जतिन भी अपने घर आ गया। तांत्रिक बाबा ने उन्हें इतने बड़े खतरे से बचाया था, तो अगली सुबह उनका परिवार तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करने उनके स्थान पर गया, जहां पर तांत्रिक बाबा अपनी पूजा पाठ और ध्यान करते थे। लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। माफ करना काकी, लेकिन तांत्रिक बाबा की मृत्यु तो 3 रात पहले हो गई थी। वो 3 रात पहले कहीं गए थे, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटे तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या? अगर 3 रात पहले तांत्रिक बाबा ने अपना शरीर त्यागा था, तो कल रात मुझे उस बिजुका से किसने बचाया? तांत्रिक बाबा की मदद से ही तो मैंने बिजुका के अंदर प्रवेश की हुई संजीव की आत्मा का अंत किया। लगता है तांत्रिक बाबा का आपकी सहायता करने का काम उनके शरीर त्यागने से पहले अधूरा रह गया था, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाए थे। लेकिन कल रात उन्होंने जब आपकी मदद की और उस बुरी आत्मा का अंत हुआ, तो उन्हें भी मुक्ति मिल गई। हमने आश्रम के पीछे तांत्रिक बाबा का स्थान बनाया है। ये सब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आश्रम के पीछे जब वो सभी तांत्रिक बाबा के बने स्थान पर उनका धन्यवाद करने गए, तो तांत्रिक बाबा ने जतिन को आत्मा के रूप में दर्शन दिए। जतिन अपनी जिंदगी में कभी तांत्रिक बाबा और उस रात को भूल नहीं पाया। काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही थी। एक हवेली थी। उस हवेली में एक लड़की शीशे के सामने बैठी हुई खुद को देख रही थी और देखकर हंस रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की बहुत घबरा जाती है और उसके बाद शीशे से एक हाथ बाहर निकलकर उस लड़की को शीशे के अंदर खींच लेता है। जूली नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ एक घर के बाहर आकर रुकती है। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक घर खरीदा था। जूली अपने इस नए घर को अपने हाथों से सजाना चाहती थी, इसीलिए वो घर का हर एक कोना देखकर अपने पति अतुल से कहती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है जैसा मैंने सोचा था। अब बस मुझे अपने कमरे के लिए एक शीशा चाहिए, वो भी कुछ यूनिक सा। अरे शीशा तो शीशा होता है, और वैसे भी इतने सारे शीशे तो हैं, और तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल भी है, तो फिर तुम्हें शीशे की क्या जरूरत है? रहने ही दो तुम्हें क्या पता एक औरत के लिए शीशा कितना जरूरी होता है। और वैसे भी जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा शीशा देखा था। वे बहुत ही यूनिक और अलग था। मैंने आज से पहले इतना डिजाइनर शीशा कभी नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो, हमें शीशा लेना है। अरे जब शीशा देखा था तो उसी वक्त बोलना चाहिए था ना। अब तो घर आ गए हैं, लेकिन अब तुम्हारे लिए अब दोबारा जाऊं शीशा लेने? अतुल बहसबाजी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ कमला हाथ में सामान की लिस्ट लेकर आती है और अपने बेटे से कहती है, ये कुछ सामान की लिस्ट है, बाहर जा रहा है तो ये भी लेकर आ जा। अतुल अब कुछ नहीं कह पाता और जूली के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। जूली उसी दुकान पर जाती है जहां उसने वो शीशा देखा था और दुकानदार से शीशे के बारे में पूछती है। भाई साहब, मैंने अभी कुछ देर पहले आपकी दुकान के बाहर एक बहुत ही यूनिक शीशा देखा था।
वह अभी के समय का शीशा नहीं लग रहा था। उस पर काफी अच्छा काम किया हुआ था। मुझे भी शीशा खरीदना है। वो शीशा बिकाऊ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। पर क्यों? और मुझे वही शीशा चाहिए। देखो, आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो शीशा दे दो। अरे मरना चाहती हो क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा ना वो शीशा बिकाऊ नहीं है, और वैसे भी वो शीशा श्रापित है। जो भी उस शीशे को अपने पास रखता है वो लापता हो जाता है। इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो उस शीशे को लिए बिना यहाँ से लौट जाओ। दुकानदार वो शीशा देने से साफ साफ मना कर देता है और उसे आगाह भी करता है, पर जूली दुकानदार की एक नहीं सुनती। उस समय वो दुकानदार से नाराज होकर बाहर निकल जाती है, पर तभी वो देखती है कि वो एक कबाड़ी वाला उस शीशे को ले जा रहा है। अब क्या था, अब जूली उस कबाड़ी वाले से वो शीशा खरीद लेती है और वो कबाड़ी वाला भी उस शीशे को फेंकने के बदले पैसे के लालच में आकर वो शीशा जूली को बेच देता है। जूली वो शीशा लेकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर जाती है और उसे अपने बेडरूम में लगा देती है और उस शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे लेकर ही छोड़ती हूँ। इस शीशे ने मेरे घर की रौनक और बढ़ा दी है। जूली उस शीशे को पाकर बहुत खुश थी और जब वो शीशा आया था, जूली खुद को उस शीशे में ही निहारती जा रही थी। ये देख अतुल जूली का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे तुम्हें शीशा इतना पसंद आ गया है क्या कि अब तुम उससे नजर ही नहीं हटा रही? अगर इतना ही पसंद आ गया है तो शीशे के अंदर ही दुनिया बना लो और उसमें जाकर बस जाओ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरा मजाक बनाने का। वैसे सच में इस शीशे में कुछ तो बात है। इसमें मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखो जरा। तुम ही खुद को देखो इस शीशे में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना बोलकर अतुल कमरे से बाहर चला जाता है, पर जूली अब भी खुद को शीशे में ही देख रही थी और अपनी सुंदरता को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसी तरह से जूली को शीशे के सामने बैठे हुए 2 घंटे बीत जाते हैं और उसे समय का पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद जूली का फोन बजता है और जूली अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। पर ये क्या, जूली तो कमरे से बाहर जा चुकी है, तो जूली के जैसी दिखने वाली कौन है जो अब भी शीशे के अंदर मुस्कुरा रही है? कुछ देर बाद जूली अपने कमरे में दोबारा आती है और शीशे के पास से गुजरती है। पर ये क्या, जूली शीशे के पास से गुजरी तो थी, लेकिन जूली ने खुद को उस शीशे में नहीं देखा। ये देख जूली डर जाती है और उसके हाथों से फोन गिर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था? एक बार फिर से शीशे के पास जाकर देखती हूँ। जूली डरती हुई फिर से शीशे के पास जाती है और इस बार वो खुद को शीशे में देखती है। खुद की परछाई शीशे में देखकर जूली का डर खत्म हो जाता है और वो एक बार फिर उस शीशे में खो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उसे कोई होश नहीं था। समय गुजरता है और ऐसे ही एक रात को जब अतुल घर पर आता है तो वो जूली को शीशे के पास पाता है। ये देख अतुल जूली से कहता है, जूली ये सब क्या है? हमें यहाँ आए 10 दिन होने को है और इन 10 दिनों में तुम बहुत बदल गई हो। जब से ये शीशा घर में आया है हर समय तुम शीशे के पास ही बैठी रहती हो। माँ भी बता रही थी कि तुम घर का कोई काम भी नहीं करती। अतुल की ये बातें सुनकर जूली अतुल की तरफ देखती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है। जूली को इस तरह से देख अतुल डर जाता है और उस समय अतुल कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जूली और अतुल सो रहे होते हैं, तभी जूली को शीशे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर जूली की आंखें खुल जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी अलग ही जगह पर है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं और हर शीशे में जूली खुद को ही नजर आ रही है, पर फिर भी उसे किसी बच्चे की आवाज आ रही थी। जूली बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके माथे से पसीना टपकने लगता है, उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि जूली के घर में कोई भी बच्चा नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जूली जोर से चिल्लाना चाह रही थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी और वो शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है और चिल्लाती हुई उठकर बैठ जाती है। उसकी आवाज सुनकर अतुल भी उठता है और जूली से कहता है, क्या हुआ जूली, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? अतुल, अतुल, मेरा विश्वास नहीं करोगे पर शायद मैं उस शीशे में बंद हो गई थी। जूली शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक साधारण सा शीशा है,
तुम्हें उससे इतना प्यार है कि अब तुम सपने में भी इस शीशे के बारे में ही सोच रही हो। तुमने जो कुछ देखा वो सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था। अब सो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना। जूली अपने पति को बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर वो अतुल को कुछ समझा नहीं पाती। अतुल उसे सोने को कहता है और खुद भी सो जाता है। जूली भी अतुल के लिए सोने की कोशिश करती है, पर एक बार फिर उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को शीशे के अंदर पाती है और अपने पति को शीशे के बाहर। नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं शीशे में कैद तो नहीं हो गई हूँ? अब मैं कैसे अतुल को उठाऊं? मैं क्या करूं? कैसे शीशे से बाहर निकलूं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जूली उस शीशे से बाहर आना चाहती थी, पर अब वो बाहर नहीं आ पा रही थी। अगली सुबह जब अतुल की आंख खुलती है तो वो जूली को अपने पास नहीं देखता। जूली को बिस्तर पर ना देख अतुल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है। ये सब कुछ शीशे के अंदर कैद जूली देख रही थी। वो अपने पति को आवाज दे रही थी, पर अतुल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अतुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जूली गई कहाँ। जूली अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रो रही थी और अपने किए पर अफसोस कर रही थी, पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कुर्सी पर बैठी होती है। उसके बाल आगे होते हैं, वो कंघी कर रही होती है। उस लड़की को देख जूली के होश उड़ जाते हैं और वो डरी सहमी आवाज में उस लड़की से कहती है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जूली के इतना कहते ही वो लड़की कंघी करना छोड़ देती है और अपना मुंह ऊपर करके बाल हटाती है। उस लड़की के चेहरे से जैसे ही बाल हटते हैं, जूली उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूली ही थी। जूली अपनी हमशक्ल को देखकर घबरा जाती है और तभी जूली की हमशक्ल उससे कहती है, मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बस कुछ ही दिनों के ही मेहमान हो, इसलिए मेरी दुनिया में रहकर अपनी बाहर की दुनिया को देखो, क्योंकि अब मैं बाहर जाऊंगी और तुम हमेशा के लिए अंदर रह जाओगी और बहुत जल्द मर जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। इतना बोलकर जूली अपने पति को आवाज देने लगती है और शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। अतुल, इधर देखो, मैं इस शीशे में कैद हूँ। इस शीशे में दूसरी दुनिया है। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्लीज मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो अतुल, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जूली अतुल को बहुत आवाज देती है, पर अतुल तक आवाज नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद जूली वहीं बैठकर रोने लगती है और कुछ देर बाद अतुल के सामने जूली आती है। जूली को देख अतुल उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, जूली तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। जब से ये शीशा इस घर में आया है तुम बहुत बदल गई हो, इसलिए अब ये शीशा इस घर में नहीं रहेगा। अतुल, मैं तो बस मंदिर गई थी तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने। तुम अपना गुस्सा शीशे पर क्यों निकाल रहे हो? देखो, इस शीशे को कुछ मत करना। अगर इस शीशे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी को भी मार डालूंगी। तुम्हारी बीवी मर जाएगी। इतना बोलकर जूली अपना सर नीचे कर लेती है और जूली के दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं। अतुल जूली को देखकर डर जाता है और अब समझ जाता है, इसलिए अतुल बिना कोई देरी करे खुद की और जूली की जान बचाने के लिए पास में रखा रॉड उठाता है और इस शीशे पर दे मारता है। शीशे के टूटते ही अतुल के सामने जो जूली थी वो गायब हो जाती है और उसकी असली जूली जख्मी हालत में उसके सामने होती है। जूली को देख अतुल उससे अस्पताल ले जाता है और जब जूली अपने पति के साथ घर आती है तो वो दोनों देखते हैं कि वो शीशा अपनी जगह पर नहीं है। बेटा, तू कह रहा था कि तूने वे शीशा तोड़ दिया और तेरे ही कमरे में है, पर यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। पर वे शीशा कहाँ गया? अतुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जूली अब इस हादसे को भूल जाओ और अच्छी बात है कि वो शीशा अपने आप ही इस घर से गायब हो गया। अब सब ठीक है।
अतुल और उसके परिवार को समझ नहीं आता कि वो शीशा गया कहाँ था। पर वो लोग उस दिन के बाद फिर कभी ऐसे शीशे को नहीं खरीदते और ना ही कभी इस हादसे को भूल पाते हैं। पर कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली में वो शीशा आता है, जहाँ एक औरत उस शीशे के पास अपने बच्चों को खाना खिला रही है, पर शीशे में घर के अलावा और कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।